नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्यागी, आचार्य भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उपविषय भूगोल कक्षा 7 में पाठ 10 हमारा पाठ रहेगा प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। और यहाँ पर हम मरुस्थलीय प्रदेशों के विषय में जानकारी करेंगे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जब हम प्राकृतिक प्रदेश की बात करते हैं तो बड़ी सामान्य सी बात है कि हम किसी प्रदेश में रहते हैं। हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। ऐसे भारत में 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से विभाजित हैं और यहाँ पर हम पाठ के नाम में ही पढ़ रहे हैं प्राकृतिक प्रदेश, यानी जिनका विभाजन, जिन प्रदेशों का विभाजन प्रकृति द्वारा स्वयं किया गया है, ऐसे प्रदेश को हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र विशेष होता है जिसमें जलवायु की दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, फसलें, व्यवसाय आदि की समानता पाई जाती है। यानी एक प्रदेश में छोटी मोटी असमानताओं को छोड़कर बड़े स्तर पर समानताओं का पाया जाना ही स्वाभाविक है। जबकि अगर हम दूसरे प्रदेश से तुलना करते हैं, यानी एक प्रदेश की तुलना उसके आसपास के प्रदेशों से करते हैं, तो यहाँ पर अनेक विभिन्नताएं, विषमताएं देखने को मिलती हैं। अनेक प्रकार की असमानताएं दो प्रदेशों में देखने को मिलती हैं। अर्थात एक प्राकृतिक प्रदेश में केवल समानताएं ही पाई जाती हैं और दो प्रदेशों की अगर हम तुलना करते हैं तो इनमें असमानताएं बड़ी मात्रा में मिलती हैं, बड़ी संख्या में मिलती हैं। यहाँ पर अनेक प्रदेश हैं पृथ्वी पर, जैसे टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, सवाना प्रदेश। तो ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन प्रदेशों के नाम दिए हैं। विशेष रूप से पृथ्वी को 3 कटिबंधों में हमने बांटा है। भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। और उष्ण कटिबंध में यहाँ पर देख सकते हैं विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश आदि प्रदेश पाए जाते हैं। इसी प्रकार 23.5 से ऊपर यानी उच्च अक्षांशों में और 66.5 अक्षांश तक उत्तरी और इसी प्रकार से 23.5 दक्षिण से लेकर 66.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और शीतोष्ण कटिबंध में भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, जिस पर आज हम गहनता से विचार करेंगे, आगे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, ये प्रदेश उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। 66.5 से उत्तर और 66.5 से दक्षिणी क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार दक्षिणी अक्षांशों में नहीं पाया जाता, केवल उत्तरी अक्षांशों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले ज्ञात कर चुके होंगे कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ध्रुवों की ओर, ठंड की मात्रा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति पाई जाती है कि बहुत ठंड पाई जाती है, सदैव बर्फ जमी रहती है, बर्फ कुछ ही दिनों को पिघलती है। ऐसे प्रदेशों में
शीत कटिबंध के प्रदेशों में टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश मुख्य प्रदेश हैं। हमने यहाँ पर लिया है कि मरुस्थलीय प्रदेश, यानी हमारा टॉपिक है प्राकृतिक प्रदेशों में जनजीवन और मरुस्थलीय प्रदेश। तो जब हम मरुस्थलों की बात करते हैं तो बड़ी सहजता से पहले इनकी जलवायु की बात कर लेते हैं। इनमें बड़ी विषम जलवायु पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में इतनी अधिक विषमता होती है कि यहाँ जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पर वनस्पति भी नगण्य मिलती है, कम मिलती है, और इसलिए मानव बसाव भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बड़ी विषम है। यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेशों में ही यहाँ पर देश पड़ता है लीबिया, और लीबिया में संसार का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान अल अजीरियस पाया जाता है, जहाँ का तापमान विश्व में सबसे अधिक हो जाता है, और यहाँ का तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड उच्चतम हो जाता है। जबकि मरुस्थलों में दिन के समय गर्मी, तेज गर्मी पड़ती है, और रात्रि के समय तापमान बहुत कम हो जाता है। कहीं कहीं तो यह 0 से भी नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना इसीलिए करना पड़ता है कि दिन में गर्मी और रात्रि को बहुत सर्दी हो जाती है। यहाँ इसको हम दैनिक तापांतर कहते हैं कि दिन का तापमान बहुत अधिक और रात्रि का बहुत कम, तो यहाँ दैनिक तापांतर बहुत अधिक रहता है। इसी प्रकार से गर्मियों के महीने में यहाँ तापमान बहुत अधिक और सर्दियों के महीने में यहाँ तापमान कम हो जाता है, जिसे हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आगे बात करने वाले हैं मरुस्थलों की, तो सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान अधिक और निम्न, दैनिक में भी बहुत अंतर होता है और वार्षिक तापमान में भी बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए यहाँ का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। वास्तव में यहाँ वर्षा का अभाव रहता है। वर्षा कम होने के कारण ही यहाँ की जलवायु बड़ी विषम है। यहाँ वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक होता है। इसी कारण यहाँ न तो वनस्पति पाई जाती है और न ही यहाँ पर अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ तक कि मानव बस्तियाँ भी बहुत दूर दूर होती हैं और ये बड़ी सघन नहीं होती, बहुत सीधी सीधी बस्तियाँ, छोटी छोटी बस्तियाँ और प्रायः नगरों का बड़ा अभाव होता है। मरुस्थलों में जलवायु की विषमता जनजीवन को बड़ा प्रभावित करती है, इसीलिए यहाँ का जनजीवन बड़ा कठिन हो जाता है। विशेषकर जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर विश्व के प्रमुख मरुस्थल दिए गए हैं, नामों की सूची दी गई है और इन मरुस्थलों को क्रमशः हम जानेंगे, देखेंगे। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा मरुस्थल, यहाँ पर देख सकते हैं ये सहारा डेजर्ट लिखा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल है। ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है, यानी और मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंध में आएंगे, लेकिन ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। इस मरुस्थल की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई लगभग 5500 किलोमीटर, इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण लंबाई चौड़ाई लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर तक है। आप सोच सकते हैं कि इस मरुस्थलीय भाग में अगर पानी नहीं होगा तो कितनी कठिनाई होगी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राचीन काल में अनेक कहानियों में भी इसका चर्चा आता है कि इसको
लोग पार करने के लिए, बस्तियों में जाने के लिए, व्यापार करने के लिए ऊँटों के काफिले चलते थे। ऊँटों के काफिले भी इस मरुस्थल को पार करने में 2 महीने लगभग का समय लेते थे और इतने दिनों के लिए इसको पार करना बड़ा कठिन है। इतने दिनों की सामग्री रखना, राशन रखना, पानी रखना, और ऊँट यद्यपि यहाँ के लिए बहुत अनुकूलित जीव है और यहाँ व्यापार का मुख्य साधन ऊँट ही है, लेकिन उसके लिए भी पानी रखना। वैसे तो ऊँट एक बार में लगभग 30 से 40 लीटर तक पानी पी लेता है और अपनी 15 से 20 दिन की प्यास पूरी कर लेता है, लेकिन फिर भी 2 महीने तक का राशन पानी ले जाना उस समय बड़ा कठिन होगा। और आप अनुभव कर सकते हैं कि इसको पार करने के लिए कितनी कठिनाई होती होगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल, यह मरुस्थल भी अफ्रीका के ही दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, यहाँ बुशमैन जाति के लोग रहते हैं जो विशेष रूप से मांसाहारी हैं और जंगली जानवरों से ही अपनी पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार कोलोरेडो मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में, यहाँ पर एंडीज पर्वत है, ये रॉकी पर्वत है ये और यहाँ पर ये कोलोरेडो मरुस्थल है। इसी के नीचे यहाँ पर अमेरिका में ही एरिजोना मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। एरिजोना मरुस्थल। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेंटागोनिया मरुस्थल, नहीं, ऊपर एरिजोना के नीचे अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पर ये एंडीज पर्वत है और मध्य भाग में इसी के, यानी मध्य और पश्चिमी अमेरिका में समुद्र के सहारे सहारे यहाँ का भाग मरुस्थलीय है। इसी का नाम है अटाकामा मरुस्थल। इसी के आगे पेंटागोनिया का मरुस्थल, ये भी दक्षिणी अमेरिका में ही है। यहाँ पर ये पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया। इसी के आगे अरेबियन मरुस्थल, ये मरुस्थल एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। और आपने सऊदी अरब का नाम सुना होगा, तो सऊदी अरब और उसके आसपास के क्षेत्र ये मरुस्थलीय भाग में ही बसे हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से खनिज तेल का उत्पादन होता है। कृषि बहुत नगण्य होती है क्योंकि ये भाग भी मरुस्थल है। इसको ही अरेबिया मरुस्थल या अरब का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर भारत का भी पश्चिमी भाग, भारत का भी ये पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। राजस्थान आप गए हों तो राजस्थान में ही देखने को मिलता है कि बहुत सारा भाग अर्धमरुस्थलीय है और उससे आगे जैसे जैसे पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बढ़ते रहेंगे ये भाग मरुस्थलीय होता जाता है। तो इस भाग में भी मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, वर्षा बहुत कम होती है। इसको भारत का मरुस्थल या थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। यहाँ पर थार मरुस्थल ये दक्षिणी एशिया अर्थात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे गोवी का मरुस्थल, ये मरुस्थल भी एशिया में ही स्थित है। यहाँ पर चीन के उत्तर में और मंगोलिया देश है और यहाँ भी ये मरुस्थलीय भाग है। ये सभी मरुस्थल समुद्र से थोड़ी दूरी पर होते हैं। तो यहाँ का भाग ये मरुस्थलीय है और यहाँ के भाग विषय में सुना जाता है कि यहाँ अत्यधिक विषमता पाई जाती है, जलवायु की, वर्षा की बहुत कमी। और इस कारण यहाँ जो लोग रहते हैं
उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ शीतकाल में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है और पानी की कमी होने के कारण उतनी स्वच्छता जो लोग नहीं रख पाते, क्योंकि पानी ही हमारी स्वच्छता को लगभग दूर करता है, तो जो लोग यहाँ स्वच्छता नहीं रख पाते उनके हाथ पैर शुष्क मौसम के कारण, एक तरह से खुश्की के कारण उनके हाथ पैर गलने लगते हैं, फटने लगते हैं, पकने लगते हैं और यहाँ के लोग ऐसे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो इसका नाम है गोबी का मरुस्थल। ये मुख्य रूप से मंगोलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसी के बाद आगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का जो ये पश्चिमी भाग है, विशेष रूप से समुद्र तटीय भाग को छोड़कर ये जो सारा भाग मिलता है ये मरुस्थलीय ही है। ये वाला भाग, इसको ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल नाम से जाना जाता है। और इन सभी मरुस्थलों में जलवायु की लगभग समान दशाएं पाई जाती हैं। इसीलिए ये एक प्रदेश, यानी एक प्राकृतिक प्रदेश जिसे हमने नाम दिया है मरुस्थलीय प्रदेश, के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि इनमें भी छोटी छोटी असमानताएं पाई जाती हैं, विषमताएं पाई जाती हैं, लेकिन बड़े स्तर पर सभी क्षेत्रों में समानता होने के कारण, सभी क्षेत्रों की जलवायु की दशाएं लगभग एक सी होने के कारण और भूतल या ये कह सकते हैं रेत सभी जगह होने के कारण इन भागों को मरुस्थलीय नाम दिया गया है, मरुस्थलीय प्रदेश कहा गया है। अभी हमने मरुस्थलों के विषय में जानकारी देखी कि मरुस्थल विश्व के बहुत सारे भाग, लगभग 30% भाग पर विश्व में मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ वर्षा की कमी के कारण वनस्पति का नितांत अभाव मिलता है। यहाँ वनस्पति के रूप में केवल कांटेदार झाड़ियाँ या छोटे कुछ वृक्ष ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम बबूल, कीकर, सेहुड, खजूर, झड़वेरी आदि नामों से जानते हैं। यद्यपि मुख्य जो क्षेत्र होते हैं मरुस्थलीय, उनमें वनस्पति का नितांत अभाव पाया जाता है। यानी जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है वहाँ कुछ वनस्पति पाई जाती है, लेकिन जहाँ मुख्य मरुस्थल है वहाँ यह वनस्पति भी नहीं उग आती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ वनस्पति का अभाव होने के कारण, पेड़ पौधों का अभाव होने के कारण न तो जीव जंतु ही निवास कर पाते हैं और न ही मानव निवास करता है। आगे यहाँ पर लिखा है मरु उद्यान। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि पानी का स्रोत मिलता है। कोई छोटी मोटी नदी मिल जाए या झील हो तो वहाँ पर पानी का स्रोत मिलने के कारण निश्चित रूप से कुछ हरी भरी घासें उगाती हैं और कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं। ऐसे हरे भरे वातावरण में जो एक उद्यान जैसा लगता है उसी को हम मरु उद्यान कहते हैं। इन मरु उद्यानों में निश्चित रूप से पानी की प्राप्ति होने के कारण कुछ लोग बस जाते हैं, वहाँ खेती करने लगते हैं। खेती भी अपनी ऐसी आवश्यकताओं की करते हैं जो ज़रूरी हैं, यानी यहाँ सब्जी फल आदि की खेती कुछ मात्रा में लोग करने लगते हैं। यहाँ का वातावरण मरुस्थलों के विषम होने के कारण, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में ही ऐसा होता है कि पानी भी मिल रहा है, वनस्पति भी मिल रही है और जनसंख्या यहाँ पर, थोड़ी जनसंख्या यहाँ पर सुविधाजनक निवास कर सकती है, ऐसे क्षेत्र को ही मरु उद्यान कहा जाता है। और ये बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, वनस्पति नहीं है, वहाँ एक क्षेत्र हरा भरा मिलता है तो ये आश्चर्यजनक हो जाता है और ये निश्चित रूप से देखने लायक स्थान बन जाते हैं। आगे मरुस्थलों के जीव जंतुओं की बात करते हैं तो मरुस्थलों में वैसे तो जीव जंतुओं का अभाव पाया जाता है। यहाँ ज़्यादा जीव जंतु नहीं पाए जाते, यहाँ केवल वे ही जीव जंतु पाए जाते हैं जो मिट्टी के नीचे कहीं छिप सकते हों। यानी
भयंकर गर्मी और सर्दी में अपने को बचा सकते हूँ। तो ऐसे जीवों में कुछ जीव जंतु आते हैं, जैसे गो है, सांप है, छिपकली है, गिरगट है और चिंकारा है, कुछ हिरन है, कुछ इसी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं। वे गर्मी को सहन नहीं कर पाते, इसलिए कहीं भूमि के नीचे या अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में जीव जंतु यहाँ अवश्य ही रहते हैं। इन जीव जंतुओं को भी यहाँ बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठंड से बचना ये भी कठिनाई का विषय है और गर्मी से बचना ये भी कठिनाई का विषय है, और भोजन की भी यहाँ पूर्ति लगभग नहीं हो पाती। यहाँ पर कुछ पालतू पशु भी होते हैं, जिनमें भेड़ बकरियाँ प्रमुख हैं। इसी के साथ ऊँट के विषय में अभी बताया था कि ऊँट यहाँ का बहुउपयोगी पशु है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यापारिक रूप से बोझा ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊँट यहाँ पर अनुकूलित इसलिए भी है क्योंकि वह लंबे समय तक बिना पानी, यानी ज़्यादा पानी पीकर लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसके शरीर पर जो बाल होते हैं वो उसको गर्मी सर्दी से बचाते हैं। इसी प्रकार उसके पैरों के नीचे एक मोटी गद्दी होती है, जिसके कारण वह गर्म और ठंडी रेत पर भी चल अथवा दौड़ सकता है और आसानी से यहाँ के लिए अनुकूलित हो जाता है। उसका भोजन भी यहाँ झाड़ियों के रूप में कहीं ना कहीं प्राप्त हो ही जाता है। तो इसलिए यहाँ का सबसे अधिक उपयोगी पशु ऊँट, लेकिन भेड़ बकरियाँ भी यहाँ पाली जाती हैं, क्योंकि वे भी झाड़ियों से ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं। आगे बात करते हैं मानव जीवन की। यहाँ निश्चित रूप से मानव जीवन बड़ा कठिन है। इतनी विषम परिस्थिति आप जान चुके होंगे कि यहाँ दिन में गर्मी, रात को सर्दी, गर्मियों में बहुत गर्मी, रात को बहुत सर्दी और वर्षा का अभाव, यानी पानी की बहुत कमी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मानव जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। फिर भी यहाँ दूर दूर कुछ बस्तियाँ होती हैं, जहाँ पानी का स्रोत होता है वहाँ बस्तियाँ होती हैं, और आधुनिक काल में निश्चित रूप से यहाँ पानी पहुँचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर मानव जीवन सरल हो सके। यहाँ की मुख्य जनजातियों की बात करते हैं तो यहाँ कुछ आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ पर सऊदी अरब का जो मरुस्थल है, यहाँ के लोग विशेष रूप से पशु पालते हैं, और ये बद्दू जनजाति के लोग होते हैं। ये पशु पालते हैं और अपने पशुओं को लिए इस समस्त क्षेत्र में, यानी उत्तर दक्षिण पलायन करते रहते हैं। जहाँ घास की और पानी की पूर्ति होती है वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही है। ये भेड़ बकरियाँ पालते हैं और उन्हें ही लिए इधर उधर ऋतु के परिवर्तन के अनुसार घूमते फिरते हैं। यहाँ पर अभी कालाहारी मरुस्थल की बात की थी। यहाँ के लोग बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं, और ये बुशमैन विशेषकर मांसाहारी हैं। ये जंगली जानवरों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी यहाँ जो लोग निवास करते हैं, विशेष रूप से जैसे राजस्थान वाला मरुस्थल है, वहाँ पर तो भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये लोग जैसे जैसे पानी की पूर्ति होती जा रही है, वैसे वैसे कुछ पालतू पशुओं को पालने लगे हैं, गाय भैंस पालने लगे हैं, और निश्चित रूप से यह ही इनका व्यवसाय होता है। इसी के बाद आप कुछ काम करेंगे तो कुछ प्रश्न अपने पर नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आपको नोट करने हैं। मरुस्थलों की जलवायु कैसी है? आगे प्रश्न, मरु उद्यान किसे कहते हैं?
आगे नया प्रश्न, प्राकृतिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? आगे नया प्रश्न, प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का मुख्य आधार क्या है? ये बात आई थी कि प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का मुख्य आधार जलवायु है, क्योंकि जलवायु ही अन्य स्थितियां उत्पन्न करती है। जलवायु के कारण ही अन्य सारी स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। इसी के आगे प्रश्न, मरुस्थलों में मानव जीवन किस प्रकार सुधारा जा सकता है? और आगे प्रश्न, यहाँ की मुख्य वनस्पति क्या हैं? आदि इन प्रश्नों का उत्तर आप निश्चित रूप से खोजेंगे। धन्यवाद।